हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हम आज कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, अथीरा पिल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना, अथीरा पल्ली जल विद्युत परियोजना हम लोग को देखने को मिल रहा है, पहला टॉपिक। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इराक के इलेक्शंस के बारे में और उससे जुड़े सिग्निफिकेंस के बारे में, महत्व के बारे में। और फिर 2021 के नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात करेंगे। 2021 के नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डिस्प्यूट हम लोग को इंडियन ओशियन बॉर्डर का डिस्प्यूट देखने को मिलता है केनिया और सोमालिया के बीच में। हालांकि ये टॉपिक पहले भी मैं आप लोग को कवर करा चुका हूं, तो ये टॉपिक रिपीट हुआ है, तो इस पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना, क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट, अ यूनिवर्सल राइट। तो इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया, उसको हम लोग देखेंगे। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट सामने आई है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज को लेकर, यानी कि उसके लॉस को लेकर, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक अगेन एक अच्छा आर्टिकल है। नासा के लूसी मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर 1 के पहले टॉपिक से। सो गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे अथीरा पिल्ली जल विद्युत परियोजना के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब कि पानी के बहाव से जो पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करने का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले इस अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, पावर प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि केरला के अंदर ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो नदी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किस नदी पर ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि नदी के बहाव से ही तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये नदी का नाम आपको ध्यान में रखना है, चलाकुड़ी नदी। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि चलाकुड़ी नदी पर ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठेगा चलाकुड़ी नदी के बारे में कि चलाकुड़ी नदी जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है, तो तमिलनाडु के अन्नामलाई क्षेत्र से जो है ये ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये पेरियार नदी की जो है वो एक ट्राइब्यूटरी हम लोग को देखने को मिलती है, पेरियार नदी की। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, फेमस है पेरियार नदी। और 163 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला था। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो न्यूज में ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि केरला सरकार ने रद्द कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड बस आपको ध्यान में रखने हैं। राइट, अब रद्द किए जाने का जो है वो क्या कारण है, तो एनवायरमेंटलिस्ट और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चाह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर बने। ये कह रहे हैं कि हमारा इकलौता रिवराइन फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि ऐसा जंगल है जो कि नदी किनारे हम लोग को देखने को मिलता है। नदी से पूरा पानी जो है वो जंगल को मिलता है, और इस प्रोजेक्ट को आप स्टैब्लिश करोगे तो पानी का बहाव जो है वो रुकेगा। तो एनवायरमेंटलिस्ट और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ये इस कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध है। राइट, पहला पॉइंट। और आपको बता देगा इसकी एक कादर ट्राइबल कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिली थी, ट्राइबल कम्युनिटी कादर। राइट, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और इसको लगातार जो है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है, यानी कि इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के चलते इनको अपनी जगह से लगातार जो है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट के विरुद्ध भी ये ट्राइबल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन देखो यहां से ये भी बनेगा कि कादर ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो भी रिसेंटली न्यूज में है, वो कहाँ की कम्युनिटी है, तो केरला। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और साइलेंट वैली कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है केरला में हम लोग को साइलेंट वैली देखने को मिलती है। यहां पर एक आंदोलन भी हुआ था। राइट, आंदोलन हुआ था 1970s और अर्ली 1980s के बीच में। राइट, तो ये आंदोलन हम लोग को देखने को मिला था इकोलॉजिकल मूवमेंट्स से रिलेटेड, और इंडिया का पहला इकोलॉजिकल मूवमेंट ही हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ इसने केरला गवर्नमेंट को जो है वो फोर्स किया था कि डैम प्रोजेक्ट जो है वो कुंटी नदी के ऊपर जो है वो बंद कर दिए जाए। तो ये हम लोग को एक प्रकार की एक साइलेंट वैली का एक आंदोलन हम लोग को देखने को मिला था। इनिशियली स्टार्टिंग लेवल का इंडिया का पहला ऐसा इकोलॉजिकल आंदोलन था। तो ये वाला पॉइंट बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बेसिक सा। और माधव गाडगिल रिपोर्ट भी जो है वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ना और दूसरे जैसे कि एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है ये प्रोजेक्ट। तो माधव गाडगिल की रिपोर्ट भी इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध ही हम लोग को देखने को मिल रही है। कस्तूरी रंजन पैनल ने भी सिंपली रिकमेंड किया है कि री इवेल्युएट करो प्रोजेक्ट के इंपैक्ट जो इकोलॉजिकल ग्राउंड में होंगे, यानी कि इस प्रोजेक्ट के कारण एनवायरमेंट को क्या क्या नुकसान होगा उसको फिर से जो है वो आकलन किया जाए, री इवेल्युएट जो है उस चीज को किया जाए, पुनः मूल्यांकन जो है उसका किया जाए। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। बट स्टार्टिंग के जो मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट्स जो बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के। राइट, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक सी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे ये कादर ट्राइबल कम्युनिटी का है, इससे रिलेटेड भी प्रीलिम्स पूछ सकती है। राइट, मेंस में ऐसे उतना कुछ नहीं आएगा, बट हाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग को फोर्स देखने को मिलता है ना, कि जैसे ये एनवायरमेंटलिस्ट है तो एक प्रेशर ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इनके कारण ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद हुआ है। तो रिसेंट जैसा होता है ना कि प्रेशर ग्रुप के क्या इम्पैक्ट्स हैं,
या क्या रोल हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार के एग्जाम्पल मेंस के लिए मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था। नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 2। अब गाइस इराक के इलेक्शन की यहां पर बात हो रही है। अब देखो एक टास्क है छोटा सा आपके लिए, आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है इलेक्शन इन इराक। क्या लिखोगे, इलेक्शन इन इराक। आपके पास जो है वो विकिपीडिया का एक पेज आएगा इलेक्शन इन इराक को लेकर। उस पेज के जो स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, समरी उनकी रहती है स्टार्टिंग में, तो उसको बस एक बार रीड कर लेना, तो आपको आइडिया लगेगा कि इराक में किस प्रकार से किंग रूल चलता है, किस प्रकार से मोनार्की इराक के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी। तो उसका एक आपको आइडिया लगेगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इलेक्शन जो है वो 2019 में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध की प्रक्रिया में इराक में इस बार चुनाव जल्दी हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक मास प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में, राइट, इलेक्शन को लेकर। तो अभी इसी चीज को देखते हुए, मास प्रोटेस्ट को देखते हुए, फाइनली इराक के अंदर इलेक्शन जो है वो जल्दी हो रहा है। और पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जब इराकी जो है, इराकी प्रोटेस्टर जब रोड पर उतर आए थे, तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए पहली बार ये इस प्रकार की वोटिंग प्रक्रिया जो है वो हो रही है, राइट। तो इराक में ये पहली बार है कि सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की मांग के कारण मतदान हो रहा है, राइट, वोटिंग हो रही है। एंड ये मतदान एक नए चुनाव कानून के साथ हो रहा है। एक नया इलेक्शन लॉ जो है वो लाया गया है, जिसमें इराक को अब छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो डिवाइड किया जाएगा। और देखिए इस साल की शुरुआत में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इनके द्वारा अपनाए गए एक रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव, इसमें इराक में होने वाली चुनाव की निगरानी के लिए एक टीम को अधिकृत किया गया था। एक टीम जो है मॉनिटर करने के लिए जो है वो इन्होंने लाई थी, यानी कि लेकर आए थे ये टीम। इन्होंने एस्टैब्लिश करने की बात करी थी कि एक टीम जो है वो एस्टैब्लिश की जाएगी, और इस टीम के अंदर बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के 150 प्रतिनिधियों सहित 600 अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। 600 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और 150 की टीम यूनाइटेड नेशन की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि इराक में होने वाले इस इलेक्शन को पूरी तरह से मॉनिटर करेगी। एंड इराक इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसिंग बायोमेट्रिक कार्ड्स फॉर वोटर। पहली बार इराक के अंदर बायोमेट्रिक कार्ड जो है वो लाए जा रहे हैं वोटर्स के लिए, जिससे कि मतलब कि जेन्युइन वोटिंग जो है वो मिल सके। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई फेक जो है वो वोटिंग हो रही हो, तो इसलिए कि जेन्युइन वोटिंग मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंगूठा है, ठीक है, हमारा अंगूठा है, लेट्स से अंगूठा है, तो आप जानते हैं कि सभी का अंगूठा जो है वो अलग होता है, राइट। जो थंब प्रिंट होते हैं सभी के अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति का जो थंब प्रिंट है, जो कि उसकी वोटर आईडी के साथ उन्होंने लिंक कर दिया है, तो ये जाएंगे वहां पर अपना थंब प्रिंट जो है वो देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये रजिस्टर करवा लेंगे, इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि हाँ इनने वोटिंग जो है वो दे दी है। और इस पर्टिकुलर बायोमेट्रिक को 72 घंटे के लिए डिसेबल कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये बायोमेट्रिक को 72 घंटे के लिए क्यों डिसेबल करेंगे, जिससे कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स वोट ना डाल सके, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, और जो मैंने भी आपको टास्क दिया है तो उसको जरूर कंप्लीट करना। गाइस डिस्कस करेंगे 2021 के नोबेल पीस प्राइज के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है नोबेल पीस प्राइज जो है वो किनको मिला है। तो पहले नंबर पर मरिया रेसा का नाम और दिमित्री मुराटोव का नाम आपको ध्यान में रखना है। मरिया रेसा जर्नलिस्ट है फिलीपींस की, और दिमित्री मुराटोव ये रशिया के हैं। तो पहली चीज इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि 2021 का नोबेल पीस प्राइज जो है वो इनको मिला है, इन दोनों को, राइट। और किस पर्पस के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो नोबेल पीस प्राइज किस लिए दिया जाता है, तो हर साल दिया जाता है उन लोगों को जिन लोगों का बेस्ट काम होता है, बेस्ट वर्क होता है, किस चीज में, जैसे कि नेशंस के बीच में भाईचारे को बढ़ाने के लिए अगर उन्होंने काम किया हो, राइट, यानी कि आपस में कंट्रीज के बीच में शांति बरकरार रखने के लिए इन्होंने काम किया हो, स्टैंडिंग आर्मीज को रिड्यूस करने या खत्म करने के लिए काम किया हो, जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में आर्मी आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई है, राइट, स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो किसी व्यक्ति ने इस चीज को रोकने के लिए काम किया हो, या किसी भी प्रकार से शांति को प्रमोट करने के लिए काम किया हो, तो उनके काम जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हुए इस फील्ड में, यानी कि शांति को बरकरार करने वाली जो फील्ड है उनमें उनके काम को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको ये अवार्ड दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर है। तो ये दूसरा पॉइंट, नोबेल पीस प्राइज जो है वो मतलब किस पर्पस के लिए दिया जाता है वो आपको ध्यान में रखना है। तीसरी और सिंपल सी चीज बस आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये नोबेल पीस प्राइज 2021 का जो मिला है मरिया को और दिमित्री को, वो किस पर्पस के लिए मिला है, तो जर्नलिस्ट आपको ध्यान में रखना है, रिपोर्टर्स आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके खिलाफ जो है वो हम लोग को बहुत ज्यादा हरासमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं, इवन मर्डर तक हो जाते हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज जिन कंट्रीज के अंदर हो रही है, तो वहां से जो रिपोर्टर्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है उनका, तो उसको रोकने के लिए इनके प्रयासों
को देखते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। बस सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। क्लियर है गाइस? अब डिस्कस करेंगे 2021 के नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के बारे में। नोबेल पुरस्कार साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है वो दिया गया। अभी शायद अगर आपने एक बार देखा होगा 2-3 दिन पहले द हिंदू के न्यूज़पेपर को, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपको जो चीज मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीएससी, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, कोई मैगजीन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ रेगुलरली इन लेक्चर्स को फॉलो करो, उसके बाद अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक्स को कवर करो, अपने ऑप्शनल की जो है वो तैयारी करो। और इतना अगर आप कर लेते हो, उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, इतना कर लेते हो, उसके बाद अगर कुछ टाइम बच जाता है तो फिर आप दुनिया जहां की दूसरी चीजें अगर करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट? मैं पढ़ने के लिए कभी मना नहीं करता, पढ़ना हमेशा अच्छा ही होता है, बट अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इन लेक्चर्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसको रेगुलरली फॉलो करना है। राइट? और इसके प्रूफ भी मैं दे ही चुका हूं ऑलरेडी, आपको कई बार दे चुका हूं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो आपको प्रूफ मिल जाएंगे। राइट? कि मैं जो तैयारी कराता हूँ ये अप टू द एग्जामिनेशन तैयारी करवाता हूँ। ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता ही है। मैं न्यू स्टूडेंट्स जो जुड़ते हैं वो कई बार क्वेश्चन करते हैं तो उनको मैं रेगुलरली ऐसे आंसर जो है वो दे देता हूँ। और बाकी अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी 2022 का बैच जरूर ज्वाइन करें। स्पेशली मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि मैंने आपके लिए ही ये बैच जो है वो बनाया है, बिल्कुल जीरो से तैयारी जो है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। और आपको यूपीएससी का मैं मान के चल रहा हूँ जीरो नॉलेज है, और उससे मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। और जो भी परेशानी यूपीएससी के स्टूडेंट्स को आती है, जैसे कि टास्क, मतलब उनको पता नहीं होता क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, क्या करना है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जीरो से तैयारी, और बहुत ही कम फीस में, इवन ईएमआई भी इसके अंदर रखी हुई है। जो अगर आप सोच रहे हो ज्वाइन करने की तो सोचो मत, तुरंत ज्वाइन करो। अगर आप मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देखते हो, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है पूरी चीजें, तुरंत इस बैच को जो है वो ज्वाइन करें बिना देरी किए। राइट? क्योंकि ये बैच आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। और अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं यूपीएससी 2021 का भी प्रूफ लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। एक्चुअली यार अभी टाइम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि 2022 के बैच में इतना ज्यादा मैं बिजी हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे सुबह से लेकर रात तक जो है वो मेरा, मैं बिजी रहता हूँ इस बैच के लिए, सिर्फ पूरा काम करता रहता हूँ आपके लिए जो है वो। पूरे नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, आगे की प्लानिंग कैसे होगी, राइट, किस तरीके से, यानी कि जैसे एक टॉपिक है तो उस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा, प्रीलिम्स में, मेंस में, तो वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना, फिर आपको प्रोवाइड कराना। तो उसमें जो है वो बहुत टाइम जो है वो मेरा कंज्यूम हो रहा है। और सिर्फ इस बैच को मैं ही कंडक्ट करूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा इस पूरे के पूरे बैच को। इसको जरूर ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो। राइट? अब्दुल रजाक गुरना, इस टॉपिक पर वापस आते हैं। तो एक्चुअली क्या, इनके बारे में अभी 2-3 दिन पहले द हिंदू में जो है वो आया था। एक्चुअली क्रिटिसाइज किया जा रहा था, एक्चुअली इस ये जो है ना नोबेल प्राइज कमेटी, जो नोबेल प्राइज जो है वो प्रोवाइड करती है, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक्चुअली क्या हो रहा था कि नोबेल प्राइज कमेटी के ऊपर जो है वो आरोप लगे थे कि ये हमेशा जो है वो सिर्फ वाइट्स को, गोरों को ही जो है वो अवार्ड देते हैं, और बाकी दूसरों को अवार्ड नहीं दिया जाता। दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अवार्ड नहीं देते, ये सिलेक्टिव है बहुत अपने अवार्ड देने के लिए। तो इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए इन्होंने अब्दुल रजाक गुरना को जो है वो अवार्ड दे दिया। और दूसरी बात ये भी कही जा रही थी कि अब्दुल रजाक गुरना जो है वो उतनी फेमस, उनकी नॉवेल्स नहीं है, उतनी अच्छी नॉवल नहीं है। और इवन कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे थे कि मतलब नोबेल प्राइज जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर किताब की ब्रांड वैल्यू जो है वो इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है वो दिया जाता है। मतलब कि एक किताब जो है वो, उसकी सेलिंग जो है वो हो जाए मार्केट में काफी तेजी से, वो उसकी ब्रांडिंग हो जाए, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो कुछ लोग ऐसा भी जो है वो इस अवार्ड के ऊपर आरोप जो है वो लगा रहे थे। चलो एनीवेज, बाकी अपन को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब्दुल रजाक गुरना जंजीबारी अरब राइटर ये हमें देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये सेटल हो गए थे। राइट? और इनको अभी विजेता जो है वो डिक्लेयर किया गया है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर का, इनके काम के लिए। इनका काम जो है वो कोलोनियलिज्म के ऊपर है और रेफ्यूजीज की लाइफ के ऊपर। तो इनके जो नॉवेल्स वगैरह है, वर्क जो है इनके, तो ये कोलोनियलिज्म के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने कोलोनियलिज्म को बहुत ही नजदीक से जो है वो देखा है, ऑब्जर्व किया है। राइट? गुरना जो है वो ये जन्मे थे 1948 में, और ये आइलैंड एक जंजीबार करके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जंजीबार आइलैंड अभी न्यूज में था, कहां पर है, तो इंडियन ओशन पे ये आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है। ही वॉज फोर्स टू फ्ली टू यूके, फोर्सफुली इनको यूके जो है वो जाना पड़ा, क्योंकि यूके यहाँ पर कोलोनियल पावर थी पहले। इस क्षेत्र पे जंजीबार जो है वो यूके के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा था। फिर बाद में रेवोल्यूशन हुआ, फिर 1960s के बाद हमें देखने को मिला कि ये खत्म हुआ। राइट? ये कॉलोनियल पावर जो है वो यहाँ से खत्म हुई। और गुरना की बात करें गाइस, तो गुरना ने 10 नॉवल जो है वो पब्लिश करी है, और काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज जो है वो पब्लिश करी है, और इनकी सभी की थीम जो है वो रेफ्यूजी के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिलती है। रेफ्यूजी के ऊपर, कि रेफ्यूजी का जीवन कैसा है, क्या क्या परेशानियां रेफ्यूजी अपने जीवन में फेस करता है। इनकी किताबों के नाम की अगर हम बात करें, मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पिलग्रिम्स वे फ्रॉम 1988, डॉटी, पैराडाइज और आफ्टर लाइफ्स, इसकी लेटेस्ट नोवेल हम लोग को इनकी देखने को मिल रही है।
तो जंजीबार कहां पर हम लोग को देखने को मिलता है? तो ये पार्ट है ईस्ट अफ्रीका का, इंडियन ओशन क्षेत्र पर एक आइलैंड है, जैसा मैंने भी आपको बताया। और स्वाहिली कोस्ट के लिए ये जाना जाता है, स्वाहिली कोस्ट। तो याद रखना, स्वाहिली कोस्ट जो है वो यहीं कहीं हम लोग को ईस्टर्न अफ्रीका का देखने को मिलता है। आज की डेट में सोमालिया से लेकर मोजाम्बिक तक का जो एरिया है, स्ट्रेच है, अभी आपको क्या करना है, लिख लो सोमालिया टू मोजाम्बिक। तो यहाँ पर यहाँ के क्षेत्र के कंट्रीज को आपको मैप में जो है वो देखना है। अभी पहले लेक्चर देख लो, फिर मैप में जाकर जो है वो देख लेना, बट जरूर देख लेना, लिख लो कहीं पर साइड में, राइट। तो ये एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्वाहिली है क्या? तो देखो, एक अभी हमने बात करी इसकी स्वाहिली कोस्ट की, तो एक कोस्टल एरिया है, बट ये लैंग्वेज भी हम लोग को देखने को मिल रही है, न्यू कल्चर एंड लैंग्वेज स्वाहिली, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और स्वाहिली एक लैंग्वेज भी है। काफी मतलब सेंचुरीज तक जो ट्रेडर्स थे अरेबिया के, पर्शिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो ये ट्रेडर्स जो है वो मिक्स हो गए किसके साथ? यहाँ पर रहने वाली प्रजातियों के साथ, और एक नए कल्चर को जो है वो इन्होंने जन्म दिया, नई लैंग्वेज को जन्म दिया, जिसको इन्होंने स्वाहिली जो है वो नाम दिया। तो याद रखना, स्वाहिली एक कोस्ट भी है, नया कल्चर, नई लैंग्वेज को भी स्वाहिली जो है वो कहा जाता है। और तंजानिया जो है गाइस, जहां से गुरना जो है वो आए हैं, राइट, जो वो एक टाइम पर जर्मन ईस्ट अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था 19th सेंचुरी में। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो पहले जर्मनी की कॉलोनी, फिर ब्रिटेन की कॉलोनी ये बनी, राइट। अब देखिए, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की बात करें तो स्वीडिश लिटरेचर प्राइज ये हम लोग को देखने को मिलता है, हर साल दिया जा रहा है 1901 से। उन ऑथर को दिया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग वर्क हम लोग को देखने को मिलता है आइडियलिस्टिक डायरेक्शन में, मतलब कि आप कह सकते हैं आदर्शवादी दिशा में सबसे उत्कृष्ट रचना करने वाले किसी भी देश के लेखक को ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये ऑथर को जो ये अवार्ड दिया जाता है, तो इसमें बताया जाता है कि जो विल है, विल यानी कि ये इच्छा वाली विल नहीं है, ये हम लोग संपत्ति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इस चीज को, वसीयत। वसीयत जो इंडस्ट्रियलिस्ट एल्फ्रेड नोबल की जो वसीयत है, तो उससे ये निकालकर प्राइज जो है वो दिया जाता है। तो ये स्वीडिश क्रोना इक्वल्स, तो ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना इक्वल्स के बराबर ये प्राइस होता है। इसको अगर आप यूएस डॉलर में जो है वो देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से शायद 11 लाख के आसपास यूएस डॉलर का आता है, और 8 करोड़ के आसपास, 8.5 करोड़ से ऊपर का इंडियन रुपीस में आता है ये, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये अवार्ड जो है वो प्राइज मनी के साथ जो है वो मिलता है। और इंडिविजुअल का वर्क जो होता है, इंडिविजुअल का जो काम हम लोग को, यानी कि किसी लेखक की एक रचना जो है उसको कभी कभी विशेष रूप से उल्लेखनीय होने के रूप में भी दिया जाता है, राइट। मतलब कि वो जो पर्टिकुलर जो उसका जो कार्य है वो नोटवर्दी है, राइट, नोटवर्दी है, मतलब कि उसको पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए भी इसको कई बार क्रिटिसाइज कर देते हैं कि किसी नॉवल जो है उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए भी, उसको उसकी मार्केट में सेलिंग करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी एक प्रकार की होती है ये, तो ऐसा क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट आपको उतना डिटेल में जो है वो जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपको हर एक डायमेंशन तो पता होनी जरूरी है। चलो एनीवेज, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब गाइस डिस्कस करेंगे इंडियन ओशियन के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, जो कि केनिया और सोमालिया कंट्री के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये देखो, आप ये केनिया कंट्री यहां पर दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर आप देखेंगे सोमालिया कंट्री है। डिस्प्यूट क्या है? तो आप इस वाले एरिया को देखो, ये ब्लू वाले एरिया को देखो, ये डिस्प्यूटेड एरिया। अब ये एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड कैसे हुआ, बात को समझना, ठीक है। ये आपको जो है वो एरिया दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री आपको इसकी दिखाई दे रही है जिस पर ये पेन चला रहा हूं मैं, ये बाउंड्री आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये सोमालिया है। सोमालिया बोलता है कि जो बाउंड्री जैसे यहां पर है, जैसे ये बाउंड्री ये है, सोमालिया बोलता है कि इसके सीधे जो है वो लाइन खींच दो आप। बट केनिया बोलता है कि नहीं, आप जो है वो इक्वेटर के पैरेलल जो है वो लाइन खींचो। केनिया बोलता है कि आप इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर ये है, राइट, जैसे इक्वेटर सर्कल जो हम लोग को देखने को मिलता है, इक्वेटर को कोई भी लाइन मत बोलना आप, इक्वेटर को जो है वो लाइन नहीं बोलेंगे, ये गलत होता है। इक्वेटर सर्कल होता है, क्योंकि ग्लोब है हमारी, गोल घूमता है, तो वो सर्कल होता है, तो कभी भी इसको लाइन नहीं बोलना है, ठीक है। इक्वेटर को आपको सर्कल बोलना है कि ये सर्कल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सर्कल है, ठीक है। तो वो लाइन नहीं है, लोग गलत यूज करते हैं वर्ड लाइन का, तो अब से आप लोग लाइन यूज नहीं करें, लाइन यूज नहीं करेंगे, सर्कल यूज करेंगे, है ना। तो ये सर्कल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये बोलते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर की जो ये सर्कल जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ये जिस प्रकार से जिस डायरेक्शन में, यानी कि तो उसी डायरेक्शन में ऐसी बाउंड्री जो है वो खींची जाए। बात समझ रहे हो आप? इन लोग क्या क्लेम कर रहे हैं ये लोग? ये दोनों बोलते हैं कि इनके पास सामने वाला जो समुद्री एरिया है, सोमालिया बोलता है कि मुझे जो है वो यहां से यहां तक, देखो बात को समझना, सोमालिया बोलता है कि मुझे ये जो मेरा पेन चल रहा है, यहां से लेकर ये सोमालिया की जो बॉर्डर जहां तक हम लोग को देखने को मिलती है, वहां तक जो है वो मुझे एरिया दे दो, आप समुद्र का एरिया दे दो, ठीक है, ये वाला एरिया दे दो मुझे आप। अब केनिया बोलता है कि नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, मुझे एरिया ये वाला चाहिए, इस तरफ वाला एरिया चाहिए, जो इक्वेटर का जो सर्कल है, तो उसी के डायरेक्शन में मुझे जो है वो एरिया चाहिए। तो ये डिस्प्यूट चल रहा है पूरा। अब इनका डिस्प्यूट वाला जो एरिया है, शैडो वाला,
तो वो ये वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। दोनों जो है वो क्लेम कर रहे हैं इस एरिया के ऊपर। अब ये इतना ज्यादा इस एरिया के ऊपर क्यों क्लेम कर रहे हैं, क्यों सहमति नहीं कर रहे? पानी की तो बात है सिंपल सी, बट नहीं, बात सिंपल सी नहीं है। बात सिंपल सी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र पर बहुत सारे बताया जा रहा है कि रिच नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये दोनों इस चीज के ऊपर लड़ रहा है, राइट। नॉर्मल कॉमन जो जनता है या फिर जो सीरियसली तैयारी नहीं करते इस एग्जामिनेशन की, उनको सिर्फ लगता है कि ये सिंपल सा बॉर्डर डिस्प्यूट है, बट आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि ये डिस्प्यूट जो हुआ है, कोई भी देखो लाइफ में कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके पीछे इंटरेस्ट क्या है बस वो आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई भी ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश करेगा, राइट, क्योंकि उसको पता लग गया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके परिवार वाले को पता है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, और लग के आप तैयारी जब कर रहे हो और उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत लग के तैयारी कर रहा है, इसको तो सिलेक्शन होना पक्का है, वो आपसे चिपकने लगेंगे। और एक बार सिलेक्शन हो गया फिर तो इतने लोग आपसे चिपकेंगे, क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो आपके साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि उनको लगेगा कि यार आपके साथ बनाए रखेंगे वो अपनी, तो उनका भी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, राइट, कि यार एटलीस्ट यही हो जाएगा कि यार मैं तो कलेक्टर को जानता हूँ, मेरा दोस्त है कलेक्टर, या मेरे परिवार का सदस्य है कलेक्टर, वो खास है बिल्कुल, उस टाइप से आना जाना आपके घर में लगा रहेगा। तो बात वही है, जहां आप सामने वाले के इंटरेस्ट को समझ जाते हो वहां जो है वो आपका काम हो जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी में भी यही रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो हमेशा ब्यूरोक्रेसी के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो चला करो, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट हो यार आने वाले समय के, आपको कॉमन जनता की तरह नहीं चलना है। और इस एग्जाम की तैयारी में जो जो मेन फोकस एरिया होता है तैयारी का, उस पर टारगेट किया करो। जैसे यहां पर ये डिस्प्यूटेड एरिया, सिर्फ ये इंडियन ओशियन का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये डिस्प्यूट है यहाँ पर मौजूद जो मिनरल्स है उसका, मेन कोर इंटरेस्ट है यहाँ के मिनरल्स, राइट। अब देखो, अब इस कॉन्टेक्स्ट को जो है वो समझ लेते हैं। तो सोमालिया के साथ लंबे समय से जारी समुद्री सीमा विवाद पर अगले सप्ताह कोई फैसला सुनाए जाने से पहले केनिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया। केनिया ने बोला कि मैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर को नहीं मानने वाला। इसने बोला है कि मैं एक सॉवरेन कंट्री हूं। सॉवरेन कंट्री का मतलब कि मेरे ऊपर किसी और फॉरेन पावर का कंट्रोल नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो कोई भी किसी प्रकार की यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसी या कोई और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, वो मेरे ऊपर फैसला नहीं ले सकती, राइट। तो ये चीज जो है वो केनिया ने बोलकर इस चीज को एंड कर दिया है। कहा है कि मैं ये जो विवादित जो एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर अगर आईसीजे कोई भी अपना ऑर्डर देगी तो उसको ऑर्डर को जो है वो केनिया फॉलो नहीं करेगा। ये केनिया ने क्लियरली जो है वो कह दिया है। तो पूरा मुद्दा यही हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो मैंने भी आपको बताया डायरेक्शन के बारे में, कि मैरीटाइम बाउंड्री जो है इंडियन ओशन पर किस डायरेक्शन पर जो है हो जाएगी। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि केनिया जो है वो बोलता है कि इक्वेटर सर्कल की जो लाइन नहीं, सर्कल ही बोलो आप, क्योंकि लाइन जो है वो बोलना नहीं चाहिए, लाइन जो है वो गलत होता है। तो इक्वेटर सर्कल जिस डायरेक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर इन सिंपल इक्वेटर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लाइन खींची जाएगी, बाउंड्री जो है वो खींची जाएगी, तो वो केनिया जो है वो कहता है, केनिया क्लेम करता है। सोमालिया क्लेम करता है कि नहीं, लैंड जहां पर खत्म हो रही है, जमीन जहां पर खत्म हो रही है, उसके सीध में जो है वो लाइन खींच दो। तो मेन डिस्प्यूटेड एरिया ये वाला है। बस ये आपको अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के अंदर क्रिएट करनी है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, सिंपल सा, राइट। अब ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये ट्रायंगुलर एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये करीब 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा ये एरिया है। यहाँ पे बहुत ही रिच मरीन रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है, और माना जाता है कि यहाँ पर ऑयल और गैस के डिपॉजिट, आप देखो ऑयल और गैस के डिपॉजिट मतलब चांदी चांदी, पैसा पैसा, है ना। तो ये मेन इंटरेस्ट वाला है जिसके पीछे ये लोग दोनों लड़ रहे हैं, राइट। आईसीजे के बारे में बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें, तो ये 1945 में स्टैब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, और 1946 अप्रैल से इसने काम करना शुरू कर दिया था। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन हम लोग को देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन की, और ये कहां पर लोकेटेड है? पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड्स में ये लोकेटेड है। तो आईसीजे हेग, नीदरलैंड्स, पीस पैलेस में लोकेटेड है। और जैसे कि प्रिंसिपल ऑर्गन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन के, राइट, तो जो कि सभी के सभी यूके न्यूयॉर्क के अंदर है, सभी के हेडक्वार्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो स्टैब्लिश है न्यूयॉर्क के अंदर, सिवाय इसको छोड़कर ये जो है वो न्यूयॉर्क के बाहर नीदरलैंड्स में हम लोग को देखने को मिलती है, द हेग में देखने को मिलती है। ये डिस्प्यूट जो होते हैं, लीगल डिस्प्यूट, ये सेटल करती है आपस में, कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उसको सेटल करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस कोर्ट के अंदर 15 जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, 9 सालों के टेन्योर के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इनको इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, राइट। और ये हालांकि ये दोनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों ही जो है वो सेपरेटली जो है वो वोट करते हैं। और इसके अलावा इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन बोथ साइड्स।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी। इन दोनों में ही जजेस को इलेक्ट होने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, राइट, यानी कि 50% से ज्यादा, यानी कि 51% की सहमति की जो है वो आवश्यकता होती है, राइट। इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मेजर ऑफ कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर। ये कोर्ट हमेशा बरकरार रहे, यानी कि इसके 15 जजेस जो है वो हमेशा अवेलेबल रहे। इसके लिए इस प्रकार से चीजों को बनाया गया है कि इसके हर तीसरे साल पर इसके 1/3 जो जजेस जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जजेस जो होते हैं वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, वो फिर से जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं। और आईसीजे जो है गाइस, उसे एक रजिस्ट्री जो है वो असिस्ट करती है, जो कि उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, यानी कि जो कोर्ट जो है वो चलती है तो उसके जो भी एक्शन, मतलब जो होता है ना कि आप जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, वो उसको वो प्रॉपर तरीके से काम करे, चले, कभी भी रुके नहीं, तो उसके लिए आप ये कह सकते हो कि एक छोटा सा सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया हुआ है, जो कि उसको हमेशा असिस्ट करता है। तो वो रजिस्ट्री है इसकी, जो कि इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन हम लोग को देखने को मिलता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच हम लोग को देखने को मिलती है। 15 जजेस कोर्ट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो रीजन वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये 15 जजेस जो इस कोर्ट के अंदर इलेक्ट किए जाते हैं, 3 इलेक्ट किए जाते हैं अफ्रीका से, 2 इलेक्ट किए जाते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से, 3 इलेक्ट किए जाते हैं एशिया से, 5 किए जाते हैं वेस्टर्न यूरोप और दूसरी कंट्रीज से, और 2 इलेक्ट किए जाते हैं ईस्टर्न यूरोप से। और जजेस की इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। देखो क्या होता है, ये सब जजेस अलग अलग कंट्री से आते हैं, बट जैसे कि आपको पता है हमारी कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं, राइट, तो सबसे पहले जब वो जुडिशरी में एंटर करते हैं, राइट, तब उस समय जैसा आप भी हो, आप जब कलेक्टर बनोगे तो ऐसा तो नहीं कि आपका दोस्त अगर भाई बहुत ही भारी भरकम क्राइम कर देगा, किसी बेचारे गरीब को मार डालेगा, कुचल देगा जैसे लेट से, तो आप उसका बचाव थोड़ा ना करोगे यार, आप तो प्रॉपर न्याय दोगे उसको, जो है वो सजा सुनाओगे अपने दोस्त को, राइट। तो वही वाली चीज हमें देखने को मिलती है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे, राइट, बिल्कुल अच्छे प्रिंसिपल के साथ, मॉरल प्रिंसिपल के साथ जो है वो काम करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यार करप्शन कर रहे हैं, पता लगे इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि यार इस पोस्ट के लिए आप मेहनत कर रहे हो। और स्पेशली उन लोग का सोचो यार, जो बेचारों के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होते, कोई भी सुविधा नहीं होती बेचारों के पास, राइट। अमीर आदमी तो एक बार चलो ठीक है, जैसे जैसे करके जो है वो कर लेगा, चीजों को मैनेज कर लेगा, पैसे वैसे खिला के, बेचारे गरीब आदमी जो है वो पिस जाता है ना। तो हमेशा कोशिश किया करो कि बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, बात है कि न्याय की, यार कि सबको न्याय जो है वो मिलना चाहिए, राइट। बात डिफरेंशिएशन की नहीं है, बात ये है कि एटलीस्ट यार देखो, क्योंकि गरीब जो है वो हर बार सफर करता है, ये बात तो सच है, ये इस बात को जो है वो नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। गरीब जो है वो बहुत सारी जगहों पर सफर करता है। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब के ऊपर बिल्कुल यही सोच के रखो कि नहीं यार वो गरीब है तो उस पर दया दिखाओ। न्याय, प्रॉपर न्याय आपको करना है। अगर गरीब गलत है तो भैया उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और अमीर गलत है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आपका अगर दोस्त है उसने क्राइम किया तो उसके ऊपर भी आप निष्पक्ष कार्रवाई जो है वो करेंगे, है ना। तो वो चीज जो है वो उम्मीद की जाती है जुडिशियल ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से। तो सेम चीज यहाँ पर वही बताई गई कि अगर एक कंट्री से अगर चुनकर एक जज जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उन कंट्री का जो है वो सपोर्ट करेंगे जिनसे वो चुनकर आ रहे हैं, वो प्रॉपर न्याय जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डज नॉट हैव गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। द मेंबर ऑफ कोर्ट आर इंडिपेंडेंट जजेस whose first function is to declare in open court before taking oath of their duties that they will exercise their power impartially with pure conscience, कि वे अपनी शक्तियों का निष्पक्षता और शुद्ध अंतःकरण से उपयोग जो है वो करेंगे। और ज्यूरिसडिक्शन और फंक्शन की बात करें गाइस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये वर्ल्ड कोर्ट के तौर पर एक्ट करती है। टू फोल्ड ज्यूरिसडिक्शन इसका हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो लीगल डिस्प्यूट्स कंट्री के बीच में होता है, उसको सेटल करने का ये काम करती है। और दूसरी बात हम लोग को देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन्स है, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो अगर इनको कोई केस सौंपती है तो फिर ये केस जो है वो आईसीजे जो है वो देखती है। और ओनली स्टेट्स which are member of United Nation and which have become parties to statute of court or which have accepted its jurisdiction under the certain condition are parties to contentious cases। मतलब कि देखो यहां पर क्लियरली बताया गया है कि ओनली, यहां पर ओनली पे ध्यान देना कि जो भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की पार्टी बनी हुई है, प्लस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पार्टी बनी है, उसको रेक्टिफाई किया और एक्सेप्ट किया उसके क्षेत्र अधिकार को, उसकी जुरिसडिक्शन को, तो सिर्फ वही कंट्री जो है वो यहाँ पर केस लड़ सकती है, राइट। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलता है। और इसका जो जजमेंट होता है पॉइंट टू बी नोटेड, फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर, टू अ केस एंड विदाउट अपील, राइट, कि मतलब आप कहीं और इस पर अपील नहीं कर सकते। इनका डिसीजन जो होगा वो फुल और फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही इस पर्टिकुलर कोर्ट को, आईसीजे को जो है वो उस कंट्री ने अपना एक्सेप्टेंस दिया है, राइट, ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है उस कोर्ट का, तो इसलिए ये बाइंडिंग जो है वो कहलाता है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है।
बस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। एंड नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 3। गाइस डिस्कस करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, प्रादेशिक सेना के बारे में। तो इंडियन आर्मी ने गाइस सेलिब्रेट किया है 72nd टेरिटोरियल आर्मी डे 9 अक्टूबर को। तो टेरिटोरियल आर्मी क्या है? तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी, इन्होंने फॉर्मल तौर पर उद्घाटन किया है इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का 9 अक्टूबर 1949 को। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है वेयर वॉलंटियर्स अप्लाई फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एवरी ईयर। जो वॉलंटियर जो लोग होते हैं ना, जो इच्छुक जो लोग होते हैं, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं हर साल, सो एज टू बी रेडी टू टैकल एनी इमरजेंट सिचुएशन और टू सर्व द डिफेंस ऑफ इंडिया। जिससे कि जो हमारे देश के जो युवा हैं, वो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको जो है वो टैकल कर सके। टेरिटोरियल आर्मी ऑल्सो नोन एज टेरियर्स इज कंसिडर्ड द सेकेंड लाइन ऑफ नेशनल डिफेंस आफ्टर रेगुलर आर्मी। रेगुलर आर्मी के पीछे जो है वो ये आर्मी जो है वो खड़ी रहती है, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन पर, फ्रंट फुट पर जो है वो हमारी डिफेंस के लिए इंडियन आर्मी जो है वो खड़ी रहेगी, राइट। तो ये उनको बैक बैक से जो है वो सपोर्ट करते हैं, राइट। यानी कि सेकेंड लाइन पर जो है वो इनको खड़ा किया जाता है। और शुरुआत में प्रादेशिक सेना में इन्फेंट्री, बख्तरबंद कोर, एयर डिफेंस तोपखाने, सिग्नल आपूर्ति और अन्य विभागीय इकाई शामिल थी। तो यानी कि इसके अंदर पहले काफी सारी चीजें जो थी वो शामिल थी, इन्फेंट्री वगैरह भी जो है वो शामिल थी। और इस संगठन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने या भारत की रक्षा के लिए सेवा करने के लिए तैयार रहने हेतु स्वयं सेवक हर साल एक छोटी अवधि के प्रशिक्षण के लिए आवेदन करते हैं। वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई थी। और प्रादेशिक सेना जैसे टेरियर, जिसका मैंने आपको बताया कि नाम से भी इसे जाना जाता है, इसको नियमित सेना के बाद राष्ट्रीय रक्षा की दूसरी पंक्ति माना जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सेकंड लाइन ऑफ नेशनल डिफेंस जो है वो कौन सी है रेगुलर आर्मी के बाद? तो टेरिटोरियल आर्मी। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें गाइस, तो कोई भी मेल इंडियन सिटीजन जिनकी एज 18 से 42 की है वो अप्लाई कर सकते हैं और एंटर हो सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी सर्विस के अंदर, राइट। और उन्हें एक क्लियर रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो देना पड़ेगा और उनकी फिर ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाएगी। एंड रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या होती है? तो टेरिटोरियल आर्मी जो है वो रेगुलर आर्मी का ही एक पार्ट है, राइट। और इट्स प्रेजेंट रोल इज टू रिलीव द रेगुलर आर्मी फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटीज। जो स्टैटिक ड्यूटीज होती हैं उससे ये रेगुलर आर्मी को जो है वो मुक्त करती है। स्टैटिक ड्यूटीज यानी कि मतलब जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो असिस्ट करना, राइट, नेचुरल कैलामिटीज में जो है वो हेल्प करना, एसेंशियल सर्विसेज को जो है वो मेंटेन करना, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और कहीं पर भी सिक्योरिटी जो अफेक्टेड होती है हमारी कंट्री के अंदर कहीं पर भी, तो उस समय इनको जो है वो तैनात किया जाता है वेरियस जगहों पर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है टेरिटोरियल आर्मी। तो ये पॉइंट आपको बस बेसिक सा ध्यान में रखना है। क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट अ यूनिवर्सल राइट। काफी अच्छा आर्टिकल है, राइट, कि एक क्लीन, एक हेल्दी और एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल राइट जो है वो होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने यूनानिमसली वोट किया है कि रिकॉग्नाइज करो एक क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट को एज अ यूनिवर्सल राइट के तौर पर। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इस चीज के बारे में वोट जो है वो किया गया है कि एक अच्छा स्वच्छ जो एनवायरमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, पर्यावरण जो हम लोग को देखने को मिलता है, स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय यानी कि सस्टेनेबल एनवायरमेंट जो है वो एक सार्वभौमिक अधिकार जो है वो माना जा रहा है, बताया जा रहा है। इसको इन्होंने यूनानिमसली वोट कर दिया है, मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और इस अधिकार के लिए सभी सदस्य देश के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है अगर, यानी कि सभी मेंबर कंट्रीज अगर इस प्रकार के अधिकार के लिए, इस राइट के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाए जाने के बाद 70 से अधिक वर्षों में यह अपनी तरह का पहला अधिकार होगा। यानी कि 70 ईयर्स के बाद अब ये पहला ऐसा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट करेगी। और देखो, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि हर जगह पूरे दुनिया भर में हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो होते हैं, डिफेंडर्स जो होते हैं, राइट, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं कहीं पर कोई फैक्ट्री जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगी, राइट, तो उसको रोक, वो फैक्ट्री वहां पर ना एस्टैब्लिश हो, इस पर जो है वो नारे लगाते हैं, रोक लगाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे लोग जब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, पावरफुल कंपनीज है, उनको अगर हटाने के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो रिच पावरफुल कंट्रीज है, सॉरी कंपनीज है,
तो वो ऐसे जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है उनको मरवाने तक के लिए जो है वो प्लानिंग कर देती हैं। और ऐसी घटना जो है वो कई बार हमें देखने को मिली है। उनको फिजिकल अटैक जो है वो सहना पड़ता है, एनवायरमेंटलिस्ट को अरेस्ट हो जाते हैं, कई बार वो लीगल एक्शन उनके खिलाफ ले लिया जाता है, राइट। काफी सारी चीज हम लोग को देखने को मिलती है और बदनामी अभियान का सामना करना पड़ता है कई बार एनवायरमेंटल डिफेंडर्स को दुनिया भर में। तो ये रेजोल्यूशन जो है ये उनकी जान, उनकी लाइफ, उनकी लिबर्टी, उनकी सिक्योरिटी जो है उसका भी एक प्रकार का अधिकार हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कुछ 200 एनवायरमेंटल डिफेंडर जो है उनका 2020 में ही मर्डर किया गया था। देखो कितना मेन जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा। एंड ओवर 13,000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिजीनियस पीपल ग्रुप, 13,000 से ज्यादा नागरिक समाज संगठन और स्थानीय लोगों के समूह दुनिया भर में 90,000 से अधिक बच्चे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि इस अधिकार के लिए कंटिन्यूअसली जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं कि इस प्रकार का अधिकार जो है वो उनको मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन जो है वो उनको मिलनी चाहिए, जैसे कि जो डिफेंडर्स होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, राइट। और एक अच्छा क्लीन, सेफ, क्लीन और हेल्दी एनवायरमेंट जो है, सस्टेनेबल एनवायरमेंट जो है वो सभी का अधिकार होना चाहिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और इस प्रकार के अधिकार जो है वो किसी भी ह्यूमन राइट ट्रीटी के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया गया है, राइट। और रिकॉग्नाइजिंग राइट वुड without due consideration and a common understanding at an international level of what they compromise creates ambiguity। एक भ्रम जो है वो उत्पन्न होता है। अधिकारों को बिना उचित विचार किए और बगैर आम समझ विकसित किए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने से अस्पष्टता और भ्रम जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं कि अगर आप इसको जो है वो कुछ कंट्रीज जो है वो मिलकर अगर इसको एक्सेप्ट करा दें और फिर आपस में मेंबर कंट्रीज के बीच में अगर सहमति ना हो या अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप ना हो तो फिर कोई ये अधिकार जो है वो किसी काम का ही नहीं होगा, राइट। और इसमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट होने लगेंगे, स्पेशली इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर। और देखिए चैलेंजेस ये हैं, इस प्रकार के अधिकार ना होने के चलते व्यक्तियों को ये पता नहीं चल पाता कि वे राज्य से कानूनी तौर पर क्या दावा कर सकते हैं। इवन जब इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो यूनिवर्सली, राइट, अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, देखो यूनिवर्सली आप एप्लीकेबल तो कर लो, बट अगर कंट्रीज को उसके बारे में पता नहीं होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट कि वो एक्चुअली जो मतलब कानून जो है, जो अधिकार जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो किस से एसोसिएटेड है, किस टाइप के है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और राज्य को भी, कंट्रीज को भी व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली सुरक्षा की बाध्यता के प्रति कोई स्पष्ट समझ नहीं हो पाती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बाध्यता होगा, बाध्यता के तहत, राइट, हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो ऑब्लिग्ड होगा या बाइंडेड होगा, राइट। तो मतलब सिटीजन को किस प्रकार की प्रोटेक्शन, बाइंडेड प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करानी है, तो उसके बारे में भी स्टेट को जानकारी नहीं होगी। ये तब तक नहीं होगी जब तक प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सल लेवल पर तरीके से इसको जो है वो प्रस्तुत ना किया जाए, राइट। इस चीज पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस डालिएगा। Besides, human rights resolution are not legally binding। Human rights के resolution जो है वो legally binding instrument नहीं है, and such the recognition of right in this resolution does not bind states to its terms। तो ये कंट्री के ऊपर जो है वो बाउंडेशन नहीं लगाएगा। तो अगर आप रेजोल्यूशन इस प्रकार का लेकर आ रहे हो, इस प्रकार के अधिकार को यूनिवर्सल लेवल पर एप्लीकेबल करवाना चाह रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो क्लैरिटी हो कानून में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंप्लीमेंट करें, जो कि आपके मेंस में आपको लिखना है। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन एट द एंड, मैंने हमेशा बोला है कि इंप्लीमेंटेशन जो है वो हो नहीं पाता है। सरकार पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, वो जब तक उसका आउटकम नहीं निकलेगा, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा, जब तक कि वो उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, यानी कि अपेक्षित परिणाम जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज, सशक्त पर्यावरण कानून और नीतियां हम लोग को देखने को मिलेंगी इसके आने के बाद, राइट। इंप्रूव इंप्लीमेंटेशन, ये देखो वही चीज मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे लिखा है एंड इन्फोर्समेंट, कि इंप्लीमेंट किया जाएगा एनवायरमेंटल लॉज को और तरीके से, क्योंकि यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा, स्ट्रेस डाला जाएगा कि कंट्रीज इसको इंप्लीमेंट करें। थर्ड पॉइंट, ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग, एनवायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर निर्णय लेने में अधिक से अधिक जन भागीदारी हम लोग को देखने को मिलेगी और लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। रिड्यूस एनवायरमेंटल इनजस्टिसेस, जो एनवायरमेंटल इनजस्टिसेस होता है, परिवाणीय अन्याय जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें कमी होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड विद सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, सामाजिक और आर्थिक
अधिकारों सहित अवसरों की समानता हम लोग को देखने को मिलेगी। अभी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, अब एनवायरमेंटल राइट्स भी लोगों को मिलेंगे। और साथ ही साथ बेटर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। राइट, तो ये थी पूरी ओवरऑल चीज। बहुत अच्छा टॉपिक था जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया, अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। नाउ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस के ऊपर। तो पहले ये जान लो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज होता क्या है। तो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज इज द सम ऑफ ऑल वाटर ऑन द लैंड सरफेस। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, टेरेस्ट्रियल नाम से समझ में आ रहा है लैंड सरफेस की यहां पर बात हो रही है, और वाटर स्टोरेज यानी कि जमीन के ऊपर, लैंड पर जितना भी पानी है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वो सरफेस वाटर हो, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, स्नो के फॉर्म में हो, सॉइल मॉइस्चर हो, यानी कि मिट्टी में जो मॉइस्चर हम लोग को पानी जो देखने को मिलता है, नमी जो देखने को मिलती है, वो भी एक प्रकार का वो चीज है। तो लैंड पर आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है, जमीन पर जितना भी पूरा का पूरा पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां जहां पर भी देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज, स्थलीय जल भंडारण। राइट, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी ये रिपोर्ट आई है इसके लॉस के ऊपर कि इसमें हम लोग को गिरावट, कमी जो है वो देखने को मिली है। तो 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस की ये टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस हम लोग को देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है WM, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पॉइंट टू बी नोटेड। इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज जो है उसमें गिरावट आई है। किस रेट से गिरावट आई है? रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर इन 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में हर साल 1 सेंटीमीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें रिडक्शन जो है वो हो रहा है। 1 सेंटीमीटर पर ईयर इन 20 ईयर, पिछले 20 सालों में 1 सेंटीमीटर से गिरावट जो है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस का हम लोग को देखने को मिला। आप ये कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस जो है वो 1 सेंटीमीटर पर ईयर हुआ है पिछले 20 सालों में। बिगेस्ट लॉस जो है वो एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड पर जो है वो देखने को मिला है, और काफी हाईली पॉपुलेटेड एरियाज जो है, लोअर लैटिट्यूड लोकेशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहां पर भी लॉसेस हुए हैं। सबसे ज्यादा हुआ है एंटार्क्टिक, ग्रीनलैंड, और क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बर्फ जो है वो पिघल रही है, स्नो जो ग्लेशियर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, आइस शीट्स जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो मेल्ट हुई हैं। राइट, तो और ये सब ग्लेशियर वगैरह, आइस शीट्स वगैरह, जो आइस शीट तो फिर भी आप आइस शीट को उसमें नहीं गिनोगे, बट मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि आइस शीट जो होगी वो ओशियन पे रहती है, आइस शीट्स। बट आप ग्लेशियर जो देखते हो किस पे रहता है, वो जमीन के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता रहता है। राइट, जमीन के ऊपर ही तो ये पूरी स्नो जो है वो टिकी रहती है। राइट, अब ये धीरे धीरे करके जब मेल्ट होगी तो ये कहां पर जाएगी? ओशियन के अंदर जो है वो जाएगी। तो यहां पर हम लोग किस पर टारगेट कर रहे हैं? टेरेस्ट्रियल वाटर, जमीन पर जो भी वाटर है, इंक्लूडिंग ग्लेशियर्स ऑल्सो। राइट, क्योंकि लैंड सर्फेस पर वो हम लोग को ये आइस देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर एंटार्क्टिक क्षेत्र में, ग्रीनलैंड क्षेत्र में काफी तेजी से जो है वो क्लाइमेट चेंज के चलते हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये पिघले हैं, है ना। तो ये लॉस हुआ है, वाटर का लॉस हुआ है, क्योंकि ये पिघल कर जो है वो ओशियन में जो है वो सम्मिलित हो गए हैं। राइट, फिर उसके अलावा जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, ज्यादा आबादी होती है, वहां पर भी हमें देखने को मिला कि लोगों ने एक तो वेस्टेज भी करना शुरू कर दिया और एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया है पानी का। राइट, और इसके अलावा लोअर लैटिट्यूड क्षेत्र, जो ज्यादा ऊंचाई पर क्षेत्र नहीं है, नीचे वाले एरिया, मतलब वही एक प्रकार से जहां पर ज्यादा आबादी रहती है, तो वहां पर ज्यादा वाटर लॉस जो है वो, या फिर आप कह सकते हो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस जो है वो हम लोग को देखने को मिला है। और इंडिया जो है गाइस, ये टॉप मोस्ट हॉटस्पॉट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस के मामले में। अगर बताया जा रहा है कि एंटार्क्टिक और ग्रीनलैंड को हटा दोगे आप, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये गंभीर और चिंता वाली बात है। और इन इंडिया टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज has been lost at the rate of at least 3 सेंटीमीटर पर ईयर ऑन एन एवरेज। 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा था कि लॉस हुआ है, बट सिर्फ इंडिया के अंदर 3 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से लॉस हुआ है। कुछ कुछ क्षेत्र में तो लॉस इतना ज्यादा हो गया है कि 4 सेंटीमीटर पर ईयर से ज्यादा हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर भी वाटर टेबल जो है वो रिड्यूस हुआ है। राइट, इवन कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि तिरुपति में मात्र 3 दिन में 1 दिन जो है वो पीने का पानी जो है वो आ पाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पानी की कमी है। बेंगलुरु के अंदर पानी की कमी है। राइट, कितने सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर ये क्लेम कर रहे हैं कि 2025 तक जो है वो पानी की समस्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोगों को पानी मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए वाटर का जो है वो सेफ तरीके से उपयोग जो है वो किया जाए, राइट, इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उपयोग किया जाए, तो इस पर जो है वो स्ट्रेस डाला जा रहा है। और द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सपीरियंस द मैक्सिमम लॉस विद इन द कंट्री, और नॉर्थ पार्ट में सबसे ज्यादा लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आप देखिए नॉर्थ पार्ट में हम लोग को ज्यादा पॉपुलेशन भी देखने को मिल रही है ना, तो वो वाली चीज भी, उस तरीके से भी चीजों को सोचो। अब इसके आगे की क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस अहेड। तो वाटर रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड आर
अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो आप ये वाली चीज जानते ही हैं कि संपूर्ण विश्व में जल संसाधन अत्यधिक दबाव का सामना कर रहा है। और किस चीज के कारण? ह्यूमन और नेचुरली इंड्यूस स्ट्रेसर के कारण, ह्यूमन और नेचर के कारण जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिले हैं, तो वही चीज हमें देखने को मिल रही है। इसके कारण वाटर लॉस काफी ज्यादा जो है वो हो रहा है। इसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिली है, अर्बनाइजेशन हम लोग को देखने को मिला है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी में गिरावट आई है। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण से वाटर लॉस काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाटर लॉस होने का, राइट। इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के अंदर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। किस चीज के चलते? पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चलते। एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है, यानी कि हर साल जो वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। अब कितनी डिक्रीज हुई है, कब से लेकर कितनी हुई है, तो वो सब डेटा आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि काफी तेजी से हर साल हमें देखने को मिल रहा है कि ये पानी जो है वो काफी तेजी से कम होता जा रहा है। वाटर डिप्लीशन हम लोग को काफी तेजी से देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली। इट इज प्रोजेक्टेड टू फर्दर डिक्रीज टू 1367 cubic meters in 2031 according to Union Ministry of Housing and Urban Affairs. And 5 of 21 river basins in India are absolute water scarce, per capita water availability below 500 cubic meters. तो कुछ ऐसे एरिया रिवर बेसिन हम लोग को 21 नदी घाटियां हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा है। 2050 तक 6 विल बिकम एब्सोल्यूट वाटर स्केयर, मतलब कि 6 आप लोग को ये देखने को मिलेगी, रिवर बेसिन देखने को मिलेगी, नदी घाटी देखने को मिलेगी, 6 नदी घाटियां जो पूरी तरह से जो है वो सूख जाएंगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और 4 जो है वो स्ट्रेस में आ जाएंगी काफी ज्यादा 2050 तक। अब सरकार ने जो है वो पानी के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं पानी को बचाने के लिए, जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इस एक्ट के तहत भी पानी को कंजर्व करने के लिए वेरियस जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, राइट, इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है वो बनवाए जा रहे हैं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू। और साथ ही साथ जल क्रांति अभियान एक हम लोग का हमें देखने को मिलता है, नेशनल वाटर मिशन है हमारा, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी है, और हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दी है, जल जीवन मिशन हम लोग को हमारा देखने को मिलता है। तो ये सब स्टेप्स हैं जो कि सरकार ने लिए हैं पानी को कंजर्व करने के लिए। जब भी आप मेंस का आंसर लिखें तो ट्राई किया करो कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, स्टेप्स हैं, उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश किया करो आपके आंसर में, जिससे कि आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा, राइट, क्लियर। अब गाइस बात करेंगे हम लोग नासा के लूसी मिशन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि लूसी मिशन जो है वो किसका है, तो नासा का है। फर्स्ट पॉइंट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला मिशन है जो कि एक्सप्लोर करेगा ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रोजन एस्टेरॉइड जो है वो क्या होते हैं, इसको आप लोग जो है वो पहले समझ लीजिए, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, और ये इन्हें क्यों जो है वो मिशन के अंदर लाया गया है। तो ये एस्टेरॉइड जो है वो माना जाता है कि अर्ली सोलर सिस्टम, जिस समय सोलर सिस्टम बना था, तो उसका अवशेष है ये एस्टेरॉइड्स, और इन्हें स्टडी करने से साइंटिस्ट और रिसर्चर को समझ होगी कि कैसे ये ब्रह्मांड जो है वो बना है, कैसे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, राइट। तो उसके बारे में जो है वो साइंटिस्ट रिसर्चर को एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होगी। और ट्रोजन एस्टेरॉइड जो है वो माना जाता है कि वो उसी सेम मटेरियल से जो है वो बना है जिस मटेरियल से प्लैनेट का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था नियरली 4 बिलियन ईयर्स पहले, जब ये सोलर सिस्टम बना था। तो सोलर सिस्टम 4 बिलियन साल पहले बना था, और उसी दौरान बताया जाता है कि जब जिस समय इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो उस फॉर्मेशन के दौरान जो है इसके कुछ पार्ट जो है वो एस्टेरॉइड के तौर पर अब हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रोजन एस्टेरॉइड है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो पहला पॉइंट ये नासा का मिशन है, लूसी मिशन। दूसरा पॉइंट ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का ये मिशन है। जुपिटर की यहाँ पर क्यों बात की जा रही है, क्योंकि जुपिटर के नजदीक हम लोग को, या जुपिटर की ग्रेविटी में हम लोग को ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स देखने को मिल रहा है। तो इसको स्टडी करने के लिए मिशन जो है वो भेजा जा रहा है। इस मिशन की खास बात यह है कि सोलर पावर्ड मिशन है, राइट, सौर ऊर्जा से संचालित ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 12 साल से ज्यादा का ये मिशन होगा, और इस मिशन के दौरान ये बताया जा रहा है कि काफी सारे जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं उनको ये विजिट करेगा, और अबाउट 6.3 बिलियन किलोमीटर का सफर जो है ये तय करेगा, और अपनी समझ क्रिएट करेगा। एम इसका यही है कि इस एस्टेरॉइड को जो है वो उसमें क्या कंपोजिशन है, राइट, क्या क्या चीजें इस मतलब एस्टेरॉइड के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही हैं, या इसमें मटेरियल जो है उसका मास क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, राइट। तो उन सब चीजों को स्टडी करने के लिए इस मिशन को जो है वो भेजा गया है। तो ये सिंपल से 4 पॉइंट्स हैं, या मैक्सिमम 5 पॉइंट, बस सिर्फ इतना याद रखना है आपको इस टॉपिक के अंदर। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के बारे में, नदीय जीव पालन कार्यक्रम के बारे में, राइट। तो ये जीव पालन कार्यक्रम हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्पीसीज को जो है वो पालने का,
राइट। ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रोग्राम में सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि छोटी मछलियों को जो है वो पाला जाता है जब तक कि वो बड़ी ना हो जाए, और जैसे ही वो बड़ी होती है उनको जो है वो समुद्र में छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो वापस अपने अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आती हैं, फिर वो मछलियां अंडे देती हैं छोटी मछली, तो वापस से उनको पकड़ लिया जाता है। एक्चुअली क्या है कि छोटी मछली जो है, आपको पता होगा इसकी ऑब्वियस ही बात है कि अगर फिशरमैन या फिर छोटी मछली अगर मर जाती हैं, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, ये स्पीसीज जो है वो लुप्त होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। अगर छोटी स्पीसीज ही मर जाएंगी तो बड़ी नहीं होंगी, तो बड़ी नहीं होंगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फिर वो फर्दर ये प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका भी हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का एक्वा कल्चर है, राइट, मत्स्य पालन हम लोग को देखने को मिलता है। रिवर रैंचिंग, तो रिवर रैंचिंग क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्वा कल्चर, एक प्रकार का मत्स्य पालन ये हमें देखने को मिलता है, जिसमें मछली प्रजातियों जैसे सामन मछली जो है को उनके जीवन के पहले चरण में किसी कृत्रिम या प्राकृतिक जलीय स्थल पर सुरक्षित अर्थात कैद में रखा जाता है। इनको प्रोटेक्टेड जो है वो रखा जाता है इनकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में। इसके बाद इन मछलियों के बच्चों को थोड़ा बड़ा हो जाने पर समुद्र या नदी के जल में छोड़ दिया जाता है, और जब ये मछली एडल्ट हो जाती है यानी कि बड़ी हो जाती है, तो समुद्र से मीठे पानी के अपने मूल स्थान पर अंडे देने के लिए वापस आती हैं, तो इन्हें फिर से जो है वो पकड़ लिया जाता है। तो ये प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है एक्वाकल्चर की। इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है वो रखा गया है। स्थलीय एवं जलीय क्षेत्रों की उत्पादिता में विस्तार, गहन विविधीकरण के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादक को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष गतिविधि के रूप में शुरू किया गया है। इसमें बेसिकली हम लोग टारगेट कर रहे हैं फिश प्रोडक्शन को एनहांस करने के ऊपर, राइट। अब छोटी मछली देखो क्या होता है ना, मार्केट वैल्यू उसकी हम लोग को देखने को मिलती है हमारे फिशरमैन को छोटी मछलियों की, और दूसरी बात अगर छोटी मछली को पकड़ लिया जाए और उनकी डेथ हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर इन प्रजाति का जो है वो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, एक तो ये प्रजाति जो है वो उसके लेस नंबर होंगे, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो कम होगा। इस बात को प्रैक्टिकली समझो आप। जैसे एक छोटी मछली हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, अगर वो छोटी मछली जो है वो एंड हो जाए, मतलब खत्म हो जाए अगर छोटी मछलियां, राइट, क्योंकि फिशरमैन को फायदा किससे होगा? बड़ी मछली से, क्योंकि वही मछलियां जो है वो मार्केट में हम लोग को देखने को मिलेगा, बिकेंगी, उसी से जो है वो इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी। बट छोटी मछली से इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं आएगी। बट अगर फिशरमैन कंटिन्यूस छोटी मछली को उठाकर ले जाते गए और फिर वो मर गई और उनका कोई इकोनॉमिक उपयोग भी नहीं हो पाया, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये तो वेस्टेज ऑफ मनी भी और रिसोर्सेज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका वेस्टेज है एक प्रकार का। तो ऐसी चीजें ना हो इसलिए छोटी मछलियों को एक जगह पर रखा जाता है जब तक कि वो बड़ी ना हो जाए, और जैसी वो बड़ी होती है उनको वापस रिलीज कर दिया जाता है, राइट, इकोसिस्टम में। फिर वापस जो है वापस आती हैं वो जब अंडे देने के लिए, तब वापस से उनको जो है वो पकड़ लिया जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी एक प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है फिश प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, और इवन मछलियों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो हम लोग इनरिच कर सकें, उसके लिए ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है वो आपको समझना जरूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना जरूरी है। अब इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोग को क्या देखने को मिल रही है? तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद जो है वो नोडल एजेंसी है इसकी, राइट, और जिसके तहत ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और मैंने आपको बता ही दिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है, वैसे वैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, फिश की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है ग्रेजुअली, एंड दस टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज। वही चीज जो मैं भी आपको समझा रहा था कि सस्टेनेबल तरीके से हम लोग फिशरी रिसोर्सेज का उपयोग करें, उनको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो इसको अगर हमें एफिशिएंट तरीके से उपयोग करना है तो इस प्रकार के प्रोग्राम की आवश्यकता हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, और इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। दिस प्रोग्राम विल हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल फिशरीज। सस्टेनेबल फिशरीज को अचीव करने के लिए प्रोग्राम जो है वो हेल्प करेगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, इकोसिस्टम सर्विसेज को एक्सेस करने में, आकलन करने में कि इकोसिस्टम जो भी चीज हम लोग को प्रोवाइड करा रहा है, जो भी बेनिफिट हम लोग को प्रोवाइड करा रहा है, उसका प्रॉपर आकलन करने में भी जो है वो मदद मिलेगी। और हैबिटेट डिग्रेडेशन, जो ये मछली वगैरह का जो हैबिटेट जो खराब होता जा रहा है, मतलब कि जिस क्षेत्र पर ये सर्वाइव करती हैं वो जो कम होता जा रहा है, तो उसको जो है वो हम लोग ठीक कर सकेंगे। कैसे ठीक कर सकेंगे? क्योंकि उनको जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया में जो है वो पाला जाएगा, फिर बाद में उनको रिलीज कर दिया जाएगा। इससे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी जो है वो मैक्सिमाइज होंगे, और ये इंश्योर करेगी कि हम लोग ट्रेडिशनल फिशरीज को अपग्रेड करें। जिस प्रकार से फिशरी जो चलती आ रही है, कई बार हम देखते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, फिर उसको फेंका नहीं जाता, वो मर जाती है, तो वो नॉन सस्टेनेबल तरीका है हम लोग को देखने को मिल रहा है फिशरीज का। तो अब ये सस्टेनेबल तरीके का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा एफिशिएंट है, और उसके काफी ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे।
राइट। तो ये चीज है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये स्कीम जो है वो किस पर्पस के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर मेनली टारगेट किया गया कि फिशरी सेक्टर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। 20,050 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए 5 इयर्स के लिए। स्कीम 2021 से लेकर 2024-2025 तक की ये स्कीम हम लोग को देखने को मिली है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये स्कीम जो है वो लॉन्च की जा रही है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। स्कीम का मेन फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज के ऊपर, जैसे कि फिशरमैन्स वगैरह, राइट, मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर में बेनिफिट जो है वो मिल सके फिशरमैन्स वगैरह को, और इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो गेन कर सकें फिशरीज से, राइट, एक्वाकल्चर से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एम और टारगेट इस स्कीम के हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एक तो फिश के प्रोडक्शन को एनहांस करना एडिशनल 70 लाख टन तक 2024-2025 तक, फिशरीज एक्सपोर्ट्स की अर्निंग को जो है वो इंक्रीज करना टू 1 लाख करोड़ रुपीस बाय 2024-2025, यानी कि फिशरीज की हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो करना है। फिशरी सेक्टर से ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए और उससे हम लोग कमाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए बाय 2024-2025। तो ये टारगेट रखा गया है। फिशरमैन्स की जो है, फिश फार्मर्स की जो है वो इनकम्स को डबल करना, राइट। और जो आज की रेट में जो लॉसेस जो होते हैं, राइट, वो 20 से 25% तक होते हैं, उसको घटाकर 10% तक हमें रिड्यूस करना है, 10% तक लेकर आना है। एडिशनल 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो फिशरी सेक्टर के अंदर और उससे जुड़ी एक्टिविटीज में जो है वो जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी है। तो जॉब क्रिएशन में भी इसका काफी ह्यूज बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गई होगी। और यूपीएससी 2022 के कोर्स की डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, ये काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए, काफी बेनिफिशियल है। और अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ पैकेज को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी डिटेल्स दी हुई है। तो चलो गाइस, फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।